फिर अगली सुबह चेन कैनियन स्टेज पर खड़े होकर सीरियसली बोले, आज मिड टर्म एग्जाम का दिन है। ट्रेन नंबर 13 दोपहर 2 बजे डिपार्ट होगी। कल दोपहर तक पीली चट्टानों वाले शहर पहुंचने की उम्मीद है। हर स्टॉप और रास्ते का डिटेल मैनुअल में है। पासिंग मार्क्स ही है। नॉर्मली सबसे ऊंचा स्कोर एस होता है। अगर कोई बड़ा क्राइसिस आता है और उससे निपट कर देश के लिए कुछ कर दिखाते हो तो स्कोर एस या एस तक पहुंच सकता है। तुमसे 5 लेवल ऊपर के सीनियर नी किंगफेंग को एस मिला था और अब वो पीली चट्टानों वाले शहर में डिप्टी कमांडर के असिस्टेंट हैं। और हाँ, अगर किसी को एस ग्रेड मिलता है तो मैं अपनी जेब से एक अलौकिक बॉडी वाला इलेक्ट्रिक एलिमेंट का एनिमल सुनहरा खोल दूंगा। उस वक्त मैं पूरी तरह थका हुआ डेस्क पर पड़ा था। कल उस बदमाश ने भगाया, इसलिए चेन कैनियन की बात ठीक से सुन नहीं पाया था। चेन कैनियन ने 2 बार खनखना कर मुझे जगाया और दोहराया कि एस ग्रेड मिलने पर अलौकिक बॉडी वाला इलेक्ट्रिक एलिमेंट का एनिमल सुनहरा खोल मिलेगा। ये डायरेक्ट हिंट था। मैं समझ गया और तुरंत उनसे प्रॉमिस किया कि एस ग्रेड लेके रहूंगा। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को स्कोर से कोई मतलब नहीं था, बस जिंदा वापस आना चाहते थे। फिर चेन कैनियन की लीडरशिप में पूरी क्लास स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। मैं हवा में गिरती बर्फ देखकर गर्म सांस छोड़ता हूँ। सोचता हूँ इस बार मौसम कितना ठंडा है। तभी पीछे से फुरोंग शिंगशिंग की आवाज आती है। याद है उनकी क्लास का प्लेटफॉर्म दूसरा था। पूछता हूँ कि अचानक यहाँ कैसे। फुरोंग शिंगशिंग बिना जवाब दिए गोद में रखा गुलाबी बैग मेरी तरफ बढ़ा देता है। खोलकर देखता हूँ तो एक बैंगनी रंग का दुपट्टा है। फुरोंग शिंगशिंग का चेहरा लाल है। धीमी आवाज में बोलता है, मुझे बुनना अच्छा नहीं आता। पहले देना चाहता था लेकिन अब तक टलता रहा। बात खत्म होने से पहले मैंने दुपट्टा गले में डाल लिया। उस पर बची हुई हल्की सी खुशबू आ रही थी। थैंक्स लियोजिन, ये दुपट्टा बहुत गर्म है। मुझे बहुत पसंद आया। एकदम उसी वक्त कुछ और भी था जो धुल नहीं रहा था। ये देख, मैं तुरंत बड़े कदमों से डिब्बे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और पीछे मुड़कर फुरोंग शिंगशिंग से कहा कि एग्जाम के बाद लौटकर उसे मूवी दिखाने ले जाऊंगा। इस प्यार की महक ने सोंगहू और वू शेंग्यू को बहुत अनईजी कर दिया। अब समझ आया कि आज सुबह मैं इतना थका हुआ क्यों लग रहा था। फिर मैं और मेरे सहपाठी सेकंड नंबर के डिब्बे में आए। ये डिब्बा बहुत बड़ा था, करीब 3 नॉर्मल डिब्बों के बराबर। डेकोरेशन से देखकर लग रहा था जैसे कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम हो। किन यानरान अचानक सबके सामने आ गई। हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेन नंबर 13 में आपका वेलकम है। मैं सामान की ढुलाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाली लीडर हूँ, गैलेक्सी यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट किन यानरान। हमारी यूनियन ही सामान ढोने का मेन फोर्स है। आपको बस अच्छे से असिस्ट करना है। डिब्बा 2 से 5 तक ट्रेन के आगे वाले हिस्से में है, जहां हाई लेवल के एनिमल्स के अटैक की पॉसिबिलिटी है। डिब्बा 6 से 10 तक कंपैरेटिवली सेफ है। डिब्बा 11 से 15 तक सबसे ज्यादा अनहोनी की संभावना है। न सिर्फ अटैक का खतरा बल्कि पटरी से उतरने या डिब्बे अलग होने का भी। स्टूडेंट्स, अपने एग्जाम की जरूरत के हिसाब से चुनो कि किस डिब्बे में असिस्ट करना है। बात सुनकर मैंने तुरंत आखिरी वाला डिब्बा चुना, क्योंकि जितना रिस्क उतना अच्छा स्कोर। वू शेंग्यू और सोंगहू ने एक दूसरे को देखा और फिर मेरे पीछे चलने का डिसीजन किया। आखिरी डिब्बे में किन यानरान ये देख बहुत खुश हुई। बोली, शाबाश शियाओ स्टूडेंट, तो फिर वहाँ अच्छा करके दिखाना। तुम तीनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आखिरी डिब्बे तक ले चलती हूँ। शियाओ वांग, तुम यहाँ रुककर बाकी स्टूडेंट्स को अरेंज करो। 15 नंबर के डिब्बे में पहुंचकर किन यानरान ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा, पहले कभी पीली चट्टानों वाले शहर गए हो? मैंने हल्का सा सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। किन यानरान ने स्माइल करते हुए कहा, तो फिर दीदी इस बार तुझे घुमा के लाएगी। पीली चट्टानों वाले शहर की बिच्छू शराब बहुत फेमस है, तब तक पियेंगे जब तक नशा ना हो जाए। वहाँ मौजूद 1 दर्जन गैलेक्सी यूनियन के मेंबर्स भी आसपास आ गए। न्यू मेंबर, आखिरी स्टेशन पहुंचकर मेरे साथ एक पैग तो पीना ही पड़ेगा। पीली चट्टानों वाले शहर में बहुत कुछ खाने पीने और घूमने को है। यूनियन का बिल, फिर मौज मस्ती करना। हम तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तू हमारी गैलेक्सी यूनियन के खजानों में से एक है। सबकी एक एक बात सुनकर मैं बेबस हो गया। मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ। वू शेंग्यू और सोंगहू मुझे बड़े लोगों के साथ घुलते मिलते देखकर कह उठे, यार यूं देख, ये कहाँ एग्जाम देने आया है, डायरेक्ट टूर पर आया है। अगर यू के सीने पर ग्रीन ड्रैगन एकेडमी का बैज न लगा होता तो मुझे लगता कि ये गैलेक्सी यूनियन का कोई एक्सपीरियंस्ड मेंबर है। उनके पीछे खड़े गैलेक्सी यूनियन वाले ने एक्सप्लेन किया, शियाओ शिन्यू एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स के बराबर ही है। आखिर हमारी यूनियन का स्पेशल अपॉइंटेड डॉक्टर है। हुआ ये नलुओ, एक कैप वाला अचानक ठंडी ठंडी बातें करने लगा। इतनी छोटी उम्र में स्पेशल अपॉइंटेड डॉक्टर बनना भाई भतीजावाद के बिना कैसे मुमकिन है? लिन युए ने अपनी कैप उठाई। पतले होंठों पर ताना मारती स्माइल थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? शियाओ शिन्यू बाहर से आया है। अगर ये किन लिंगडुई का साथ न होता तो क्या ये स्पेशल अपॉइंटेड डॉक्टर बन पाता? ये सुनकर किन यानरान ने गुस्से में मुक्का मेज पर दे मारा। लिन युए, मैं शिन्यू को अपना छोटा भाई मानती हूँ, लेकिन स्पेशल अपॉइंटेड डॉक्टर चुनने में मैंने कोई पर्सनल फीलिंग नहीं मिलाई। लिन युए सुनकर और बेचैन हो गई। वहीं खड़े होकर जोर से बोल पड़ी, किन लिंगडुई, मैं लिन युए 8 साल से गैलेक्सी यूनियन में हूँ। जान जोखिम में डालकर काम किया है, कई बड़े छोटे काम किए हैं। आधे साल की ड्यूटी पर थी। यूनियन के मेंबर्स के साथ मिलकर कई एस लेवल के मिशन कंप्लीट किए। वापस आते ही
शियाओ शिनेउ ने मेरी जगह कैसे हड़प ली। उसके बौखलाए हुए रूप को देखकर मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई। बस उससे कहा, स्पेशल अपॉइंटेड डॉक्टर बनने के लिए काम करने की अचीवमेंट नहीं बल्कि मेडिकल साइंस देखी जाती है। लिन युए तुरंत ठंडी हंसी हंसी। तो शियाओ डॉक्टर साहब का मतलब है कि अपनी मेडिकल साइंस पर बहुत कॉन्फिडेंस है। हिम्मत है दांव लगाओ। मैंने सलीके से स्माइल करते हुए पूछा, क्या दांव लगाना चाहती हो? लिन युए ने तुरंत कहा, मेडिकल साइंस पर दांव। अगर मैं तुझसे कम निकली तो मैं गैलेक्सी यूनियन से चली जाऊंगी। अगर तू हारा तो तुझे जाना होगा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हाँ कर दी। टाइम दोपहर के 3 बजे का था। ट्रेन एक लंबे और भव्य ब्रिज पर चल रही थी। ब्रिज के दोनों तरफ घने पेड़ थे। नीचे अभी तक न जमी नदी बह रही थी। ये वी शेप की वैली, एनिमल्स का अड्डा, 5 जहरों वाली घाटी थी और ट्रेन नंबर 13 के 3 डेंजर्स स्टॉप्स में से एक था। उसी समय काले बालों वाले अनगिनत चूहे जैसे जीव हाथों में वेपन लिए घाटी के ऊपर से जंप करने लगे। एनिमल्स की इतनी भीड़ से अलार्म बज उठा। ये सडन एक्सीडेंट देख किन यानरान का चेहरा फीका पड़ गया। सोचा नहीं था कि घाटी में घुसते ही अटैक हो जाएगा। उसी वक्त एक तेज धार वाला चाकू 15 नंबर के डिब्बे की छत को चीरता हुआ आया। फिर काले बालों से भरे पंजे दिखे। गंदे नाखूनों की दरारों से चिपचिपा जहर रिस रहा था और उसके बाद खूनी आंखों वाले चूहे का वो गंदा चेहरा। सबने देखा और तुरंत अपने एनिमल्स को बुलाने के निशान खोले। हर किसी ने अपना एनिमल बुलाया और काउंटर अटैक करने का डिसीजन किया ताकि ये एनिमल ट्रेन की स्पीड को इफेक्ट न कर सकें। लेकिन तभी एक आवाज आई। डिब्बे के दोनों तरफ की खिड़कियां खूनी आंखों वाले चूहों ने तोड़ डाली थी। हालांकि मेजॉरिटी खूनी आंखों वाले चूहे सिर्फ मैच्योर बॉडी के 3rd लेवल के थे, लेकिन उनकी मूवमेंट में बहुत कोऑर्डिनेशन था और उनका इस बार मेन टारगेट लीडर किन यानरान ही थी। ये देख मैंने तुरंत अपना एनिमल बुलाने का निशान खोला और बोला, यानरान दीदी, इन्हें मुझे हैंडल करने दो। अगले ही पल फ्रेडिया एनिमल बुलाने की जगह से बाहर आ गई। उसी समय 5 खूनी आंखों वाले चूहे डिफरेंट डायरेक्शन से मुझ पर झपटे, चाहते थे कि घेर कर मुझे एक झटके में खत्म कर दें। तब फ्रेडिया ने 2-3 फुट की रोशनी वाली तलवारें निकाली, झुक गई। उस पवित्र और चमकदार आंखों में भयंकर खून की प्यास थी। तलवारों की सतह पर चमचमाती पवित्र आग जल उठी। इसी वक्त फ्रेडिया की आकृति एक स्टार की तरह तेजी से आगे बढ़ी। आए हुए सभी खूनी आंखों वाले चूहे एक एक करके शरीर से अलग हो गए। ये था उसका नया अटैक, पवित्र रोशनी वाला स्टार कट। रोशनी की स्पीड से दुश्मन के सामने पहुंचकर रास्ते के सभी दुश्मनों पर कट का वार करना। खतरा टलता देख मैंने अंगूठा खड़ा कर दिया। सोचा नहीं था कि लेवल पार करने के बाद फ्रेडिया इतनी पावरफुल हो जाएगी। उसी वक्त 14 नंबर के डिब्बे की प्रोटेक्शन कर रहे गैलेक्सी यूनियन के मेंबर्स मेरे पीछे आए और बताया, सर हम बाकी चूहों को मारने में लगे थे। उसी दौरान किन यानरान को डिब्बे की छत पर उठा ले गए। तेज स्पीड से दौड़ती ट्रेन नंबर 13 की छत पर देखता हूं तो एक बहुत बड़े साइज का खूनी आंखों वाला चूहा खड़ा था। उसके हाथों में पकड़ी हुई थी मेरी दीदी किन यानरान। तब मैं भी डिब्बे के अंदर से निकलकर छत पर आ गया। गंदे चूहे, मेरी यानरान दीदी को छोड़ दें। बस इतना कहा था कि फ्रेडिया रोशनी की स्पीड से साइड से अटैक कर दिया। 3 फुट की रोशनी वाली तलवार ने खूनी आंखों वाले चूहे के हाथ पर जोरदार वार किया। दर्द से बेचैन होकर चूहे ने किन यानरान को नदी की तरफ फेंक दिया। मुसीबत में घिरकर किन यानरान पूरी तरह पैनिक हो गई। जोर से मेरा नाम पुकारने लगी। उसे पता था कि एक बार नदी में गिरी तो केमिकल वाले बड़े टब में गिरने से भी बुरा होगा। मांस और हड्डियां पल भर में घुल जाएंगी, बस एक धुआं सा रह जाएगा। ये देख मैंने तुरंत अपने दोनों अच्छे बेटों को पुकारा, लाओ वू, सोंगहू, अब हाथ दिखाओ। आवाज आते ही वू शेंग्यू ने तुरंत अपनी पावर लगाकर एनिमल बुलाने का निशान खोला। एक बड़े उकाब से भी बड़ी नीली तितली सडनली अपीयर हुई और तेजी से नीचे गिर रही किन यानरान को परफेक्टली पकड़ लिया। ये था उसका एनिमल तूफानी तितली, एक पानी और उड़ने वाले एलिमेंट का एनिमल। खून का लेवल बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन ग्रुप फाइट में कमाल कर सकता था। इस समय खूनी आंखों वाले चूहों के सरदार ने देखा कि उसकी चाल पकड़ी गई तो तुरंत गोद से चाकू निकालकर तूफानी तितली पर निशाना साधा। लेकिन वो ये भूल गया कि बाप और बेटे की जोड़ी कितनी कमाल की होती है। सोंगहू छत पर आते ही उसने अपना एनिमल बुलाने का निशान खोला। 1-2 पैरों पर चलने वाला बैल जैसा जीव सामने आया। वो था उसका एनिमल उग्र बैल दानव। उसके मुंह से गूंजता हुआ भयंकर गर्जना निकली। टॉन्ट इफेक्ट की वजह से खूनी आंखों वाला चूहा अचानक पीछे मुड़ा और तूफानी तितली पर निशाना लगा। चाकू उग्र बैल दानव की तरफ फेंक दिया। मैंने फ्रेडिया को हिंट किया कि अब राइट टाइम है, उसे खत्म कर दें। बात समझकर फ्रेडिया ने हाथों में 3 फुट की रोशनी वाली तलवार ली और तेजी से आगे बढ़ी। पूरा जोर लगाकर उस खूनी आंखों वाले चूहे के सरदार का सिर काटने पर तुली थी, लेकिन चूहे के सरदार ने अचानक उस पर हरा जहर उगल दिया। मगर फ्रेडिया बहुत फुर्तीली थी। उसका शरीर हवा में ही डिसअपियर हो गया और फिर चूहे के सरदार के पीछे जा पहुंची। उसने अपना अटैक किया। स्टार रोशनी कट, एक झलक जो 100% 10 गुना डैमेज पहुंचाने वाली थी। उस लात ने चूहे के सरदार को हवा में उछाल दिया। लेकिन फ्रेडिया का अटैक यहीं नहीं रुका। उसकी टांगों ने जोर लगाया और वो चूहे के सरदार के पीछे हवा में चली गई। उस वक्त उसकी रोशनी वाली तलवारों पर पवित्र आग धधक रही थी। फ्रेडिया का शरीर हवा में इधर उधर घूम रहा था। पलक झपकते ही उसने चूहे के सरदार
मार के कई टुकड़े कर दिए और ये अटैक था उसका सबसे बड़ा अटैक, पवित्र रोशनी वाला स्टार कट। खतरा टलने के बाद मैंने देखा कि किन यानरान के चेहरे पर सरप्राइज थी। मैंने उसकी कंडीशन पूछी तो उसने सिर हिलाकर कहा, बस ये सोचकर सरप्राइज्ड हूँ कि पवित्र रोशनी वाला देवदूत एनिमल इतना पावरफुल हो गया। मैं स्माइल करते हुए बोला, दीदी ये अब इवॉल्व हो गया है, अब ये 4 स्वर्गदूतों वाला सेंट एंजल है। उसी समय मेरा अच्छा बेटा वू शेंग्यू तूफानी तितली पर सवार होकर ट्रेन की छत पर आया। उसके हाथ में एक चमचमाता सुनहरा टुकड़ा था। बताया कि ये चूहे के सरदार के शरीर से मिला है। ये एक मैच्योर बॉडी वाला एक्सट्रीमली पॉइजनस एलिमेंट का एनिमल सुनहरा खोल है। लेकिन तभी किन यानरान के चेहरे पर फिर से पैनिक छा गई। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए डरते हुए कहा, शिनयू भाई इंजन की तरफ देख, वहाँ एक और हाई लेवल का खूनी आंखों वाला विशाल वानर है। बात खत्म होते ही ट्रेन नंबर 13 ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। तेज स्पीड की वजह से किन यानरान अपना बैलेंस खो बैठी। मैंने तुरंत झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया और उसी वक्त मैंने उस एनिमल की शक्ल भी क्लियर देखी। उसका शरीर किसी विशालकाय दानव जैसा था। उसने रेलवे ट्रैक पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था। उसके डरावने नुकीले दांत देखकर रूह कांप जाती थी। ट्रेन उसके हाथों में टॉय जैसी थी। उसने उसे उठाकर जरा सा जोर लगाया और इंजन का हिस्सा पल भर में चकनाचूर हो गया। ट्रेन ड्राइवर मुर्गे के बच्चे की तरह उसके हाथों में हवा में लटक रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ। लेकिन आखिरकार उस एनिमल के मुंह में डाल दिए जाने से बच नहीं पाया। उसकी चीख उस एनिमल के शरीर को भेद नहीं पाई। एक जान ऐसे ही बेरहमी से खत्म हो गई। ये देखकर मैंने शांति से एनालिसिस किया। ये खूनी आंखों वाला विशाल वानर विंटर स्लीप सो रहा होगा। शायद पिछली फाइट के खून की बू से इसकी नींद खुल गई और अब ये खाने की तलाश में है। खाना चाहता है ताकत पाने के लिए। और किन यानरान डिब्बे के अंदर आ चुकी थी। सभी को फाइट के लिए रेडी होने का ऑर्डर दिया। ट्रेन की प्रोटेक्शन करो, एनिमल को भगाओ। ये सुनकर स्टूडेंट्स के चेहरे मुरझा गए। उनके मेजॉरिटी एनिमल्स शुरुआती स्टेज के थे। अलौकिक बॉडी वाले एनिमल के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। उसी समय लिंग युए ने अपनी गोद से एक सिल्वर सुई निकाली और पास के स्टूडेंट से पूछा, चाहता है क्या अपने एनिमल को पल भर में पावरफुल बनाना? उधर किन यानरान ने अपना एनिमल 3 पूंछ वाली बिजली लोमड़ी को बुलाया। उसकी तीनों पूंछों के सिरे से 3 बिजली के गोले निकले और खूनी आंखों वाले विशाल वानर के सीने पर जा लगे। दर्द से वानर जोर से चिल्लाया। उसके सिर में सुन्नता दौड़ गई। इतना इफेक्टिव अटैक देखकर मैं तारीफ किए बिना न रह सका। यानरान दीदी, तुम्हारी 3 पूंछ वाली बिजली लोमड़ी सच में कमाल की है। ये सुनकर किन यानरान स्माइल कर दी। ये तो है ही, अगर उस गंदे चूहे ने मुझ पर पीछे से अटैक न किया होता तो वो मुझसे क्या दांव पर लगा पाता। बात खत्म होते ही खूनी आंखों वाले विशाल वानर ने अचानक आसमान की तरफ मुंह करके जोर से दहाड़ मारी। 5 झरों वाली घाटी में तुरंत ही हर तरफ बंदरों की दहाड़ गूंजने लगी। फिर कुछ ही पलों में घाटी की गहराइयों से कई परछाइयां उड़ती हुई आईं। बस इतनी देर में घाटी के दोनों तरफ सैकड़ों खूनी आंखों वाले बंदर आ खड़े हुए थे। ये देख मैंने तुरंत अपना एनिमल बुलाने का निशान खोला और काले तूफान को बुलाया। सोचा नहीं था कि अभी चूहों का एक राउंड खत्म हुआ था कि अब बंदरों के झुंड से लड़ना होगा। और उसी वक्त गैलेक्सी यूनियन के मेंबर्स सबसे पहले ट्रेन से नीचे उतरे। अपने अपने एनिमल्स को बुलाकर इंजन के सामने एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव लाइन बना ली। बड़ी फाइट शुरू होने वाली थी। एक खूनी आंखों वाला बंदर सबसे आगे था। इन एनिमल्स के झुंड में कुछ अजीब सा लग रहा था। सोच ही रहा था कि वो शेंग्यू ने अचानक मुझे थपथपाकर कहा, यार यो देख, पानी में भी कुछ है। मैंने तुरंत उधर देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। झील के पानी में कब का एक विशाल मगरमच्छ छिपा था। उसकी भयंकर निगाहें ट्रेन पर टिकी थीं। उसी समय पानी का एक मोटा स्तंभ अचानक सतह से बाहर निकला और बेहद तेज स्पीड से 13वीं ट्रेन की तरफ बढ़ा। ये देखकर मैंने तुरंत काली हवा को नर्क की दहाड़ इस्तेमाल करने को कहा। मेरी इच्छा समझते हुए काली हवा ने एक तपती हुई आग की माला उगल दी। उसी पल 2 बिल्कुल उल्टी नेचर की ताकतें आपस में टकराईं और उनसे बनी एनर्जी की लहर पूरी 5 जहरीली घाटी में फैल गई। जैसे ही भाप धीरे धीरे छंटी, पानी में छिपा हुआ वो विशाल अजगर आखिरकार अपने असली रूप में सामने आ गया। उसके विशाल शरीर ने उसे और भी ज्यादा डरावना और दबंग बना दिया था। क्लास के साथियों ने दूर से देखा तो चीख पड़े। उन्होंने पहचान लिया कि ये पूरी तरह डेवलप हुआ वांगुआन सेनरान है। ये देखकर किन यानरान ने तुरंत सभी स्टूडेंट्स को ट्रेन में वापस जाने को कहा। बाहर के मॉन्स्टर्स से आसमानी गैंग निपटेगा। अभी ट्रेनिंग कर रहे स्टूडेंट्स को बेकार में नहीं मरने देना है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसी समय स्टूडेंट्स अपने पेट्स को वापस नहीं बुला पाए। उन्होंने किन यानरान को बताया कि लिंग यू ने उनके पेट्स को पागल कर दिया है और वे पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। ये सुनते ही किन यानरान के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्राइसिस के इस समय लिंग यू चुपके से अपनों के साथ ऐसी गद्दारी करेगा। किन यानरान को माथा सिकोड़ते देख मैंने खुद वांगुआन सेनरान और खूनी आंखों वाली लता को मारने की जिम्मेदारी ली। बाकी खूनी राक्षस राजा स्रोत से वो खुद निपटेंगे। बातचीत चल ही रही थी कि वांगुआन सेनरान ने अपने खतरनाक नुकीले दांत दिखाते हुए पानी से छलांग लगा दी। उसकी मंशा पुल तोड़कर पूरी ट्रेन को अपना खाना बनाने की थी। ये नजारा देख मैंने तुरंत फ्रेया को रोशनी का एक अटैक करने को कहा। बात खत्म होते ही फ्रेया ने झटके से अपनी लंबी टांग घुमाई और वांगुआन सेनरान की कमर के कमजोर हिस्से पर एक लात मार दी। लेकिन फ्रेया का अटैक यहीं नहीं रुका। उसने लगातार 12 बार रोशनी के अटैक किए और हर बार सटीक निशाने पर उसी के कमजोर अंगों पर लगा और फ्रेया उसकी हालत
हालत पर लगातार नजर रखे हुए थी। उसने अंदाजा लगा लिया कि वो काफी हद तक थक चुका है, तो उसने पल भर में लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती एक लात मारी जो सीधे उसकी कमर को चीरती हुई निकल गई। तारों को चीरता वो वारवांग गुआन सेन राण को पहाड़ की चट्टान के पास पटक कर ले गया, जिससे वो कुछ समय के लिए बेकार हो गया। ये देख मैंने तुरंत हुक्म दिया, काली हवा, उस पर और चट्टान पर मौजूद खूनी आंखों वाले स्रोत पर नर्क की आग से अटैक करो। हुक्म मिलते ही काली हवा ने बेहद गर्म आग का गोला उगला जो वांग गुआन सेन राण पर गिरते ही जलती लपट्टों में बदल गया। वांग गुआन सेन राण दर्द से चिल्ला उठा। उसकी खूंखार आंखें काली हवा को घूर रही थीं, लेकिन तेज आग ने उसे झुलसा दिया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। आसमान की तरफ चिल्लाना मानो उसकी नाकामी का गुस्सा दिखाना था। वहीं चट्टान पर मौजूद खूनी आंखों वाला स्रोत तो नर्क की आग ने पहले ही भगा दिया था। फ्रेया हाथ में रोशनी की तलवार लिए तुरंत वांग गुआन सेन राण के पास पहुंच गई। फिर उसने अपने अंदर की तारों जैसी एनर्जी को दौड़ाया और अचानक तलवार से क्रॉस कट मारकर वांग गुआन सेन राण का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये खतरा खत्म हो गया। मैंने फ्रेया को वांग गुआन सेन राण का राक्षसी गोल्डन बॉक्स काटने को कहा। मैं और काली हवा किन यान राण की मदद के लिए निकल गए। उधर किन यान राण ने 3 पूंछ वाली बिजली लोमड़ी को बुलाकर खूनी राक्षस राजा स्रोत का सीधा मुकाबला किया और मुझे मदद के लिए आने की जरूरत नहीं बताई। फिर उसने अपनी एनर्जी लगाकर 3 पूंछ वाली बिजली लोमड़ी से 3 पूंछ वाला बिजली का गोला छोड़ने को कहा। बिजली का गोला आसमान को चीरता हुआ सीधे खूनी राक्षस राजा स्रोत के पेट पर जा लगा। बस पलक झपकते ही बिजली का गोला उसके शरीर के अंदर घुस गया और तेजी से फूलने लगा। खूनी राक्षस राजा स्रोत किसी बेकाबू गर्म हवा के गुब्बारे की तरह हो गया। बस फिर क्या था, एक जोरदार धमाका हुआ। बिजली की रोशनी ने पूरे आसमान को ढक लिया। सुनहरी बिजली की धाराएं किसी पेंटर के ब्रश की तरह लग रही थीं, जो आसमान में शानदार और बेडौल लाइनें खींच रही हों, एक एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी दिखा रही हों। सरदार के मारे जाने से बचे हुए खूनी राक्षस स्रोतों की लड़ने की इच्छा खत्म हो गई और वे लगातार चीखते हुए 5 जहरीली घाटी की गहराइयों में भाग गए। इस तरह 5 जहरीली घाटी के सभी खतरे खत्म हो गए। किन यान राण ने तुरंत सबको जल्दी से ट्रेन में चढ़ने का ऑर्डर दिया। वो अच्छी तरह जानती थी कि घाटी में रहने वाले राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा है, उन्हें मारना पॉसिबल नहीं है। जब सब ट्रेन में वापस आ गए तो उप लीडर ली काई ने लिन यू से पूछा कि उसने सभी पेट्स को नसों को कमजोर करने वाली दवा क्यों दी। लिन यू को लगा कि वो टीम के भले के लिए कर रही है। उसके मुताबिक इन एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अगर उसने मदद नहीं की होती तो बस ट्रेन में छिपे रहते और बाहर नहीं निकलते, तो खूनी राक्षस स्रोतों को भी नहीं भगा पाते। ये सुनकर किन यान राण गुस्से से भड़क गया। बिल्कुल बकवास, ये तो साफ तौर पर जानलेवा गलती है। लिन यू ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, लीडर किन, आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई। मैंने दवा पेट्स को दी, वो जानलेवा गलती कैसे हुई? ये कहते हुए लिन यू की ठंडी आंखों ने मेरी तरफ देखा, फिर बोली, वैसे मैं डॉक्टर हूँ, उस आदमी से 10 गुना ज्यादा प्रोफेशनल हूँ जो सिर्फ सिफारिश से आया है। इस पर मैंने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। साफ समझ आ गया कि ये बेवकूफ मुझ पर तंज मार रहा है। मुझे कोई रिएक्शन न देख लिन यू ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करके चिल्लाकर कहा, शियाओ शिंग यू, तुझे पिछली शर्त याद है ना? अगर तुझमें सच में हिम्मत है तो इन पेट्स का ट्रीटमेंट करके दिखा। कोई खास उम्मीद नहीं, बस एक को भी ठीक कर दिया तो मैं मान जाऊंगी। ये कहते ही मैं और किन यान राण ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ नहीं बोले। मन ही मन सोच रहे थे कि ये बेवकूफ सच में कुएं का मेंढक है। अनजान लिन यू को लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बोली, अभी घुटने टेक कर हार मान ले और मुझसे माफी मांग ले तो मैं सारे पेट्स ठीक कर दूंगी। ली काई से ये दिखावा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने शांत आवाज में कहा, ओए ढोंगी, जरा दूसरे डिब्बे में जाकर देख तो। शिंग यू भाई ने ट्रेन में चढ़ने से पहले ही सब ठीक कर दिया था। ये सुनते ही लिन यू तुरंत खड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके 10 सालों में बनाए गए नसों के जहर को कुछ ही घंटों में पूरी तरह ठीक कैसे किया जा सकता है। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए उसे बताया, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आखिर मेरी दवा शुरू से हर मामले में तुझसे बेहतर रही है। और मैंने किन यान राण से ये भी जान लिया था कि लिन यू के खास दवा बनाने वाली न बन पाने की वजह उसके बहुत सारे घटिया काम है, जैसे साथियों के पेट्स की उम्र खत्म कर देना, चुपके से पेट्स के अंग और सोने के बक्से बेच देना और विदेशी गैंग्स से डील करना। इतना कहने के बाद मैंने ठंडी नजरों से लिन यू की तरफ देखा, इस हारी हुई औरत की तरफ। फिर बोला, फिलहाल तेरे दवा के नॉलेज की बात अलग है कि कितना एवरेज है। भले ही तू मुझसे बेहतर क्यों ना हो, तेरे व्यवहार और कैरेक्टर के साथ तू किसी भी गैंग की खास दवा बनाने वाली बनने लायक नहीं है। जब उसे लगा कि उसका राज खुल गया है तो लिन यू ने अपनी आस्तीन से एक खंजर निकाला और गुस्से में मेरी तरफ झपटी। बोली, अब जब मैं खास दवा बनाने वाली नहीं बन सकती तो तू भी नहीं बन सकता। बात खत्म होते ही राजकुमारी की सुरक्षा करने वाली किन यान राण झटके से आई और उसके पेट पर लात मारी। ये देख मैंने तुरंत फ्रेया को अटैक करने का हुक्म दिया। बस पलक झपकते ही फ्रेया ने रोशनी की तलवार घुमाकर लिन यू का सिर धड़ से अलग कर दिया। किन यान राण ने तुरंत ऐलान कर दिया, गद्दार लिन यू को मार दिया गया है, उसके सारे कारनामे ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दो। अब हमें आगे 100 घाटियों वाले एरिया और कूनमी पहाड़ से गुजरना है। सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब ट्रेन 100 घाटियों वाले एरिया से गुजरी तो उसे एक भी राक्षस नहीं मिला। ऐसी ही अजीब
सिचुएशन कुनमी पहाड़ पर भी हुई, जहाँ घाटियों में फैले दानव प्रजाति के राक्षस भी कहीं नजर नहीं आए। किन्यान राण ने खिड़की के बाहर देखा, उसके चेहरे पर हैरानी थी। 13वीं ट्रेन का इन दोनों रास्तों से सही सलामत निकल जाना पहले के हिसाब से एक इम्पॉसिबल मजाक था। उसे शक हुआ कि शायद ये सारे राक्षस कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। सबकी बातचीत से मुझे पता चला कि ड्रैगन देश की राजकुमारी शांगगुआन चियान ने 6 सितारा पेट्स की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन वो पीली चट्टानों वाले शहर क्यों जा रही है ये पता नहीं चल सका। उसी वक्त एक गुलाबी बालों वाली लड़की स्टेशन पर आई और तुरंत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और ये गुलाबी बालों वाली लड़की कोई और नहीं, ड्रैगन देश की महारानी शांगगुआन लान की इकलौती बेटी और ड्रैगन देश की अकेली राजकुमारी शांगगुआन चियान थी। हमेशा जांचने वाली मेरी आदत से मेरे मुंह से अचानक निकल गया, बहुत सुंदर। लेकिन चेहरे की बनावट से देखा जाए तो शांगगुआन चियान और शांगगुआन लान में सिर्फ 30% समानता थी, लेकिन अंदाज में कम से कम 70% समानता जरूर थी। तब किन्यान राण शांगगुआन चियान के पास गई, दोनों हाथ छाती पर रखकर सबसे बड़ा सम्मान दिया और राजकुमारी को ट्रेन में चढ़कर वीआईपी रूम में आराम करने का विनम्र अनुरोध किया। शांगगुआन चियान ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अचानक पीछे मुड़कर देखा। मेरी भौहें तन गईं। मैं समझ नहीं पाया कि वो किसे ढूंढ रही है। सोंगहू ने तो पक्का दावा किया कि राजकुमारी अपने फ्यूचर हस्बैंड की तलाश में है और शायद वो खुद ही हो, लेकिन अचानक शांगगुआन चियान ने कहा, शियाओ जिंगयू, तू मेरी सर्विस कर। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। समझ नहीं आया कि शांगगुआन चियान ने आखिर मुझे ही क्यों चुना। जल्द ही 13वीं ट्रेन फिर से चल पड़ी। मैं शांगगुआन चियान के पीछे खड़ा बहुत अजीब महसूस कर रहा था, क्योंकि ये लड़की ट्रेन में चढ़ने के बाद से एक शब्द भी नहीं बोली थी। माहौल बहुत अजीब लगने पर मैंने झिझकते हुए पूछा, महारानी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप मुझे जानती हैं? शांगगुआन चियान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्या जाने बिना तुझसे काम नहीं ले सकती? या फिर ये शिकायत है कि तेरे पास इतनी खूबसूरत लड़की है? अच्छा अच्छा, अब मैं तुझे चिढ़ा नहीं रही, जल्दी से वो चीज निकाल। मैंने तुरंत सहज रूप से अपनी कमर पर हाथ रख लिया और शर्म और घबराहट से पूछा कि वो कौन सी चीज निकालने को कह रही है। शांगगुआन चियान के चेहरे पर मुस्कान और बढ़ गई। और क्या? धरती का भूत, ऑर्डर लेटर। ये सुनकर मैंने चैन की सांस ली। मुझे अंदाजा नहीं था कि शांगगुआन चियान भी भूतों वाले ऑर्गेनाइजेशन से है। मैंने कमर में हाथ डालकर ढूंढा और काफी देर बाद वो पत्र निकाला। शांगगुआन चियान मेरी इस हरकत को देखकर शर्म से लाल हो गई और उसकी राजकुमारी वाली शालीनता और अंदाज बनाए रखना मुश्किल हो गया। उसने 2 बार खांसकर अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश की, फिर बोली, भूतों वाले ऑर्गेनाइजेशन की इंटेलिजेंस के मुताबिक 1 महीने पहले एक विशाल प्रजाति का राक्षस उन्मादी धुएं वाले शहर में घुस गया, जिससे हमारी आर्मी को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेनापति शी को शक है कि वो राक्षस मैनेजमेंट क्लास में ही छिपा है। महारानी का आदेश है कि हम दोनों मिलकर उस भेदिये को पकड़ें और कोई गलती ना हो। इसी समय सिस्टम ने अचानक एक टास्क दे दिया कि मुझे इस बीच की परीक्षा में 3S ग्रेड के अंक हासिल करने हैं। मेरी भौहें तन गईं। इस समय टास्क देना और रिवॉर्ड भी अच्छा है। लगता है इस बीच की परीक्षा में बहुत गहराई है। फिर जिज्ञासा से मैंने शांगगुआन चियान से पूछा, महारानी ने आपको इतने खतरनाक भूतों वाले ऑर्गेनाइजेशन में क्यों भेजा? किसी माँ का अपनी बेटी को ऐसी आग में भेजना समझ से बाहर है। लेकिन शांगगुआन चियान ने साफ कहा कि ये पूछना मेरा काम नहीं है। मैंने चुप्पी साध ली, लेकिन मन में सवाल रहा। मैंने अपनी राक्षसी आंख से देखा कि शांगगुआन चियान के शरीर में ड्रैगन की ताकत का कोई निशान नहीं है। क्या वो शांगगुआन लान की असली बेटी नहीं है? आधे घंटे बाद 13वीं ट्रेन एक विशाल और बंजर जंगल में दाखिल हुई और यही ड्रैगन देश की वेस्टर्न बॉर्डर की चौकी, पीले धुएं वाला शहर था। सारा सामान उतारने के बाद सब लोग शहर के एडमिनिस्ट्रेटर के घर में भोज का मजा लेने लगे। जो शियोंग ने शराब का प्याला उठाया और जोर से हंसते हुए कहा, राजकुमारी शांगगुआन चियान का अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर पीले धुएं वाले शहर में आने के लिए धन्यवाद। शांगगुआन चियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शहर एडमिनिस्ट्रेटर जो, आप बहुत विनम्र हैं। आप तो दशकों से बॉर्डर पर तैनात हैं। असल में आपका धन्यवाद करना चाहिए। इसी बीच जनरल टेबल पर बैठे ली काई धीमी आवाज में बड़बड़ा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि मेरी और राजकुमारी की इतनी अच्छी पहचान है। साथ में स्पेशल टेबल पर खाना खा सकते हैं। किन्यान राण ने यह सब देखा, उसके मन में जलन हुई और उसने शराब की कुप्पी उठाकर एक ही बार में पी ली। जब शराब का दौर खत्म हुआ तो जो शियोंग उठा और एक डिब्बा लेकर मेरे पास आया। उसने कहा, शियाओ भाई, हम तो पुराने दोस्त हैं। ये रही वो चांदी जैसी दिखने वाली मैजिकल घास जो तूने पिछली बार मांगी थी, जल्दी से रख ले। उसी समय शांगगुआन चियान ने मुझे हल्का सा छुआ और धीरे से चेतावनी दी कि सिर्फ गिफ्ट लेने में मत लगा रहा है, हमें काम भी करना है। और तभी 3 हट्टे कट्टे सेनापति शहर एडमिनिस्ट्रेटर के घर में दाखिल हुए। जो शियोंग ने तुरंत मुझे और शांगगुआन चियान को बताया, ये मेरा असिस्टेंट सेनापति जाओमिंग है, जो 3 टॉप पेट्स वाली मिलिट्री टुकड़ियों का चार्ज संभालता है। और ये हैं युद्ध क्षेत्र के अग्रिम सेनानी लियू रुईजी। और ये जिसकी स्किन कोयले से भी ज्यादा काली है, वो है सुन लांग, जो कैवलरी अटैकर आर्मी का हेड है। ये सुनकर शांगगुआन चियान के मन में शक हुआ, क्योंकि ये तीनों देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। क्या विशाल प्रजाति का राक्षस दूसरे अफसरों में छिपा है, या फिर जो शियोंग खुद ही वो भेदिया है? जब वो सोच ही रही थी, मैंने अचानक तेज नजरों से जाओ
जाओ मिंग का हाथ पकड़ लिया। वो चाहकर भी मेरी पकड़ से छूट नहीं पाया। जाओ मिंग के माथे पर पसीना आ गया। उसने पूछा कि मैं उसे पकड़े क्यों बैठा हूँ। साफ कह दिया कि उसे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर मैंने सिर्फ ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सच में बहुत अच्छे से भेष बदला है तूने, विशाल प्रजाति के राक्षस। ये सुनते ही जो शियोंग की भौहें तन गईं। वो समझ नहीं पाया कि मैंने उसके असिस्टेंट सेनापति पर अचानक शक क्यों किया। शांग गुआन चियान भी हैरान थी। उसने पूछा कि मैंने जाओ मिंग को विशाल प्रजाति का राक्षस कैसे पहचान लिया। मैं साफ तौर पर नहीं बता सकता था कि ये मेरी राक्षसी आंख की जांच का रिजल्ट है, और अभी मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। जाओ मिंग का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा कि मैं बिना सबूत के उस पर इल्जाम न लगाऊं। ये सुनकर मैंने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग सुने, आप शायद नहीं जानते, विशाल प्रजाति के राक्षस पेट से नहीं बुला सकते। अगर जाओ सेनापति अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं तो अपना पेट बुलाकर दिखाएं। ये बात निकलते ही जाओ मिंग के माथे से भारी मात्रा में पसीना टपकने लगा, लेकिन उसने पेट का साइन देने वाला मंडल नहीं खोला और न ही अपना पेट बुलाया। शहर एडमिनिस्ट्रेटर जो शियोंग की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर किसी विशाल प्रजाति के राक्षस को इंसान का रूप लेना है तो उसे पहले उस इंसान को मारना पड़ता है। यानी जाओ मिंग सेनापति तो पहले ही मर चुका था। उसी वक्त जाओ मिंग के कान के अंदर से अचानक लाल रंग के फूल उगाए और उस फूल के सेंटर से एक बहुत तेज और चीख जैसी आवाज निकली, छोटे, तूने मेरा भेष कैसे पहचान लिया। उसी वक्त झाओ मिंग ने हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल कर मुझ पर हमला बोल दिया। अच्छा हुआ मैंने फुर्ती दिखाते हुए गर्दन घुमाकर बचा लिया और साथ ही कुछ कदम पीछे हटकर सेफ दूरी बना ली। शांगुआन कियान ने तुरंत सबको इस नकली राक्षस को नहीं भागने देने को कहा। इसी बीच आकाश संघ के सदस्यों ने अपने अपने पालतू जानवर बुलाए और हर दिशा से झाओ मिंग को घेर लिया। मगर अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। झाओ मिंग के शरीर से अचानक ढेर सारी हरी भरी बेलें निकलीं और बस पलक झपकते ही उसके पूरे शरीर को पूरी तरह ढक लिया। ठीक उसी वक्त अनगिनत पालतू जानवरों ने अपनी लड़ाकू क्षमताएं छोड़ दी। वो लिपटा हुआ झाओ मिंग एक विशाल अंडे की तरह लग रहा था और जो नजारा अगला था उसने वहां मौजूद सबको हैरान कर दिया। जब उस कांटेदार विशाल अंडे पर हमलों ने पूरी तरह से धावा बोल दिया और वो टूटा तो धुएं गर्दे में एक पतली सी आकृति दिखी, जो साफ था कि अब डिप्टी जनरल झाओ मिंग नहीं रहा। जब धुआं छंटा तो नकली राक्षस का असली चेहरा सामने आ गया। वो था सुपर एडल्ट थर्ड स्टेज का शिमो डूटेंग, जिसे राक्षसों की दुनिया का सबसे धूर्त कातिल कहा जाता है। मगर शिमो डूटेंग ने पहचाने जाने के बाद सीधे हमले की बजाय पहले ही भागने की तरकीब सोची। वो बोला, भले ही मैंने उसका भेष बेनकाब कर दिया, लेकिन हुआंगयान शहर की सुरक्षा व्यवस्था का नक्शा वो पहले ही बाहर पहुंचा चुका था। जैसे ही राक्षसों की फौज हुआंगयान शहर को रौंद डालेगी तभी इंसानों का खात्मा हो जाएगा। तब शांगुआन कियान ने आध्यात्मिक ऊर्जा लगाकर पालतू जानवरों की सील खोली और उसके पीछे तुरंत बर्फ नीले रंग का एक पालतू जानवर प्रकट हुआ जिसका नाम था बिंग पोकलिन। उसने मुंह से एक विशाल बर्फ का शूल उगल दिया जिसके जबरदस्त धक्के ने शिमो डूटेंग को दूर जा पटका। शिमो डूटेंग आंगन में गिरा, बेलों के सहारे जमीन पकड़कर संभला। तभी झो शियोंग भी आंगन में आया। झाओ मिंग की मौत ने उसे बेहद दुखी कर दिया था और उसने कसम खाई कि वो शिमो डूटेंग को वहीं ढेर करेगा। उसने तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा लगाकर शोहू शाही युद्ध घोड़ा बुलाया और उसके खुर के नीचे कुचलवा दिया। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। ली काई ने यह देखा तो बोला कि ये राक्षस कितना कमजोर है। किन यानरान ने समझाया कि शिमो डूटेंग जैसे नकली राक्षस पैदाइशी तौर पर पालतू जानवरों से लड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि आम इंसान यानी पालतू मालिकों से लड़ने के लिए होते हैं। इसी बीच शिमो डूटेंग अचानक जोर से हंसने लगा और बोला, कल सूरज डूबते डूबते हुआंगयान शहर खंडहर बन जाएगा। उसने कहा, उनके गॉड जरूर विशाल सेना लेकर सबका सफाया करेंगे। कहते हुए उसके टेंड्रिल हल्के से उठे और फिर पत्तों के तीर छोड़कर शांगुआन कियान की तरफ बढ़ा दिया। तीर शांगुआन कियान से बस 10 सेंटीमीटर दूर थे कि मैंने झट से उसे पकड़कर गिरा दिया और हमले से बचा लिया। उधर जो शियोंग ने शाही युद्ध घोड़े को शिमो डूटेंग को खत्म करने का हुक्म दिया। उसके खुर की जोरदार चोट से धरती कांप उठी और शिमो डूटेंग का जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया। मेरी बाहों में दबी शांगुआन कियान को भले ही शर्म आ रही थी, मगर उसने फिर भी पूछा कि मुझे तो चोट नहीं लगी। मैंने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, और उससे पूछा कि वो कौन सा परफ्यूम लगाती है, इतनी खुशबू कैसे आती है। तभी किन यानरान भी घबराई हुई आई, जिससे मैं डरकर तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला कि मैंने कोई गलत नियत नहीं रखी थी। किन यानरान ने लाचारी से आह भरी और कहा कि अब वक्त इन बातों का नहीं है और मुझे तुरंत हुआंगयान शहर छोड़ने को कहा। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों? शांगुआन कियान ने बताया कि इसलिए कि शिमो डूटेंग जो अभी बोल रहा था वो दरअसल उसकी काबिलियत थी। वो एक विशाल प्रजाति का राक्षस था, जो गॉड बॉडी वाला राक्षस था। इसीलिए किन यानरान मुझे जाने को कह रही थी। हुआंगयान शहर जल्द ही युद्ध का मैदान बन जाएगा और मैंने नकली राक्षस का पर्दाफाश किया था। नियमों के मुताबिक इस बार के एग्जाम में मेरा स्कोर पहले ही एस लेवल तक पहुंच चुका था, मगर इस बात ने मेरा फैसला नहीं बदला। मैं पक्के इरादे से वहीं रुकना चाहता था। देश की रक्षा करना हर मर्द का फर्ज है और मेरे पास सिस्टम का मिशन भी था। सिर्फ वहीं रुककर झो शियोंग और बाकियों के साथ मिलकर
पर शहर की रक्षा करने और बड़ी वीरता दिखाने पर ही मुझे SSS लेवल का स्कोर मिल सकता था। मुझे रुकने के लिए राजी देख जो शियोंग बेहद भावुक हो गया। आजकल हुआंगयान शहर को सच में योद्धाओं की जरूरत थी ताकि आने वाली राक्षसों की फौज का मुकाबला किया जा सके। उसने जोर से हाथ उठाकर पूरी फौज का मनोबल बढ़ाया और कहा, सिपाहियों, अब हमें एक जंग का सामना करना है, लहू पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाओ। उधर शांगवान कियान ने मोबाइल निकालकर कॉन्टैक्ट्स खोले। वो जानती थी कि गॉड बॉडी वाला राक्षस कोई आम दुश्मन नहीं था, उससे लड़ने के लिए बड़े कमांडर की जरूरत थी। और आजकल हुआंगयान शहर में समय पर मदद सिर्फ एयर फोर्स संभालने वाले जनरल ही कर सकते थे। शांगवान कियान को महिला सम्राट से मंजूरी मिल गई थी कि कल दोपहर से पहले एयरफोर्स के जनरल लू मिंगशियाओ मदद के लिए पहुंच जाएंगे। तब तक राक्षसों की फौज के लिए हुआंगयान शहर को भेद पाना मुश्किल हो जाएगा और शिमोडू टेंग जैसा गद्दार यकीनन दूसरे पक्ष को पागलों की तरह हमले पर मजबूर कर देगा। इसलिए अब सबसे पहला काम था लू जनरल के आने तक वक्त खरीदना। दूसरी तरफ मैंने स्टोरेज स्पेस से त्यान हुन टेंग शू के बीज निकाले और उन्हें गॉड बॉडी वाले राक्षस की बीट से भरे गमले में डाला। फिर फीनगवेई घास के ओस के कतरे और मोइन फूल का रस उसमें उड़ेल दिया। 2.5 सेकंड बाद गमले से चांदी जैसा एक छोटा सा अंकुर निकला। फिर उसमें से 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी चांदी जैसी बेल फूट पड़ी। सारा पोषण सोखने के बाद उसने मिट्टी के बंधन से मुक्त होकर खुद को सांप की तरह मेरी कलाई पर लपेट लिया और बेल से मेरे गालों को सहलाने लगी। मेरी आंखों में खुशी और प्यार झलक रहा था। मेरे कब्जे में आखिरकार एक पौधे वाला मैजिकल जानवर आ गया था। मैंने उसका नाम रखा शियोइन। साथ ही मैंने अपनी शैतान की आंख खोली और पता लगाया। हैरत की बात थी, ये फांशन क्वालिटी का ब्लड था। ये ब्लड की खासियत सच में अद्भुत थी, खास तौर पर सूरज चांद के सार वाली वो काबिलियत जो साथी सैनिकों को भारी मात्रा में जीवन शक्ति वापस दिला सकती थी। बड़े पैमाने के ग्रुप वॉर में दुश्मन को चौंका देने वाली साबित हो सकती थी। इसी बीच हुआंगयान शहर के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरी धरती भीग रही थी। सबसे ऊंची पहाड़ी पर काली आकृतियों का एक लंबा समूह दिखाई दिया। वो खूबसूरत दिखने वाली बहन का नाम था हुआंगक्वान मिंगे डाइड लोमेर। उसका लेवल जानवरों के राजा तीसरे स्टेज तक पहुंच गया था और वो वुल्डिस के पास के असिस्टेंट्स में से एक थी। और ये जो इंसानों की तरह कपड़े पहने हुए राक्षस था वो था तियानफू वुल्डिस। उसकी बैंगनी पुतलियों में खून की प्यास चमक रही थी। उसे पता था कि शिमोडू टेंग के पकड़े जाने के बाद शायद चीन कोई बड़ा कमांडर मदद के लिए भेज सकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि आज रात ही हुआंगयान शहर पर धावा बोल दिया जाए। उसने तुरंत लुओमेर को एक टुकड़ी देकर जमीन के रास्ते शहर में घुसने और तेजी से शहर पर कब्जा करने का हुक्म दिया। लुओमेर ने फौरन एक घुटने पर बैठकर आज्ञा स्वीकार की और कामयाबी का वादा किया। इसी बीच मैं, जो शियोंग और शांगवान कियान शहर के फाटक के बुर्ज पर आए। शांगवान कियान ने मेरे चेहरे पर चिंता देखी तो पूछा कि कहीं तबीयत तो ठीक नहीं। मैंने सिर हिलाकर कहा कि कोई बात नहीं, बस लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हुआंगयान शहर के बाहर बहुत ज्यादा सन्नाटा था। हमले के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। अगर तियानफू सच में कमांडर के दम से डरता था तो उसे पहले ही हमला कर देना चाहिए था। क्या वो इतनी सी बारिश से डर सकता था? सोचते सोचते अचानक दिमाग में एक चमक आई और मैं चौंक गया। धीरे से बोला, मुसीबत। शांगवान कियान ने झट से पूछा कि क्या सोचा? मैंने घबराकर कहा कि याद है, शिमोडू टेंग सुपर पावर वाला राक्षस था। भेस बदलने के अलावा उसके पास रेत की बेलों को कंट्रोल करने की क्षमता भी थी। शिमोडू टेंग ने शहर के सुरक्षा नक्शे ले लिए थे। जाहिर है उसका कोई और मकसद था। कहते ही शांगवान कियान की भौहें सिकुड़ गईं और उसे तुरंत एहसास हुआ कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी हुआंगयान शहर के अंदर के सुरक्षा ठिकाने एक एक करके ढह गए। असल में शिमोडू टेंग ने लाखों रेत की बेलों के जरिए जमीन के नीचे 10 से ज्यादा सुरंगें खोद दी थीं। फिर ढेर सारे राक्षस प्रकट हो गए। इस अचानक हमले के आगे सुरक्षा बल बेबस हो गए। झो शियोंग की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वो अभी मदद के लिए आदमी भेजने ही वाला था कि शहर के फाटक के बाहर से धरती हिलाने वाले कदमों की आवाजें आने लगीं। दूर से तरह तरह के अनगिनत राक्षस दिखाई दे रहे थे। अंदाजा लगाया जा रहा था कि गिनती करीब 20,000 के आसपास थी। वो सारे राक्षस जो पहले बोन एबिस और कुनलिंग पहाड़ों से होते हुए नहीं मिले थे, अब इस राक्षस ब्रिगेड में नजर आ रहे थे। मैंने देखा और दिल बैठ गया। हुआंगयान शहर की सुरक्षा में सिर्फ 5,000 सैनिक थे। अब अंदर भी मुसीबत और बाहर भी मुसीबत। ये जंग शायद खून की नदियां बहा देने वाली होगी। उस वक्त शांगवान कियान ने आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करके पालतू जानवरों की सील खोली और अपना मेन फाइटिंग पालतू बिंगपो कलिन को बुलाया। उसने फैसला किया कि शहर से बाहर निकलकर राक्षसों की फौज का सामना किया जाए और शहर के फाटक की रक्षा की जाए। और हुआंगयान शहर अब सचमुच आग का दरिया बन चुका था। डायशी अंधेरे में उड़ते हुए मनमाने ढंग से शिकार कर रहे थे। चाकू से भी तेज उनकी चोंचों ने पता नहीं कितने सुरक्षा सैनिकों की आंखें नोच लीं। साथ ही फेंगमो क्यू ने तेज रफ्तार से क्रूर टक्करें मारी। फौलाद जैसे सख्त सींगों ने राह में आने वाली हर रुकावट को उड़ा दिया। हवा में भयानक खून की बदबू, दिल दहला देने वाली चीखें और कराहें और हर तरफ राक्षसों की क्रूर हंसी गूंज रही थी। उस वक्त
एक आग की छिपकली ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसकी लहर से सीधे एक छोटी बच्ची गिर पड़ी। पैर मुड़ने के कारण बच्ची में भागने की ताकत नहीं बची थी। रोते रोते वो आ रही मौत के सामने बेबस थी। बस उसी वक्त 3 पूंछों वाला बिजली का खरगोश वहां आ पहुंचा और अपने तेज पंजों से आग की छिपकली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और किन यानरान उस बच्ची के पास आ चुकी थी। उसे कोई बड़ी चोट न देख राहत की सांस ली। फिर चिंतित मन से शहर के बाहर देखने लगी। अगर शहर के अंदर के राक्षस ही इतने मुश्किल थे तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि शहर के बाहर के राक्षसों की एलीट टुकड़ियों से निपटना कितना मुश्किल होगा। वो चुपचाप मेरे कुशल लौटने की दुआ करने लगी। उधर मैंने हेइफेंग को अपनी युद्ध क्षमता नर्क की आग की हंसिया छोड़ने का हुक्म दिया। मृत आत्माओं के विशालकाय ने बच निकलने की कोशिश की, मगर नर्क की आग की हंसिया के जोरदार धक्के से बच न सका। जब धुआं छंटा तो वो विशालकाय जमीन पर गिरा हुआ था। उसका शरीर बुरी तरह तबाह हो चुका था और हड्डियों में नर्क की आग धधक रही थी। कई द्वार की भीषण लड़ाई के बाद मैं थोड़ा थक गया था। नहीं सोचा था कि शहर के बाहर इतने सारे राक्षस होंगे। तभी शांगवान कियान ने पूछा कि क्या मैं अब और बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैंने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, मर्द कभी बर्दाश्त नहीं कैसे कह सकता। जवाब पाकर शांगवान कियान ने दिमागी ताकत से बिंगपो कैलिन को कंट्रोल किया। उसी वक्त ककिलिन की दहाड़ से आसमान और धरती कांप उठे। उसके मुंह से एक लंबी सी बर्फ की तलवार निकली और बस एक पल में जानवरों के राजा लेवल के शामो चैन वांग को बर्फ के पहाड़ में जमा दिया। ये थी बिंगपो कैलिन की स्पेशल क्षमताओं में से एक। उसने सिर्फ 2 ही वार में शामो चैन वांग को खत्म कर दिया। ये सुनकर शांगवान कियान के चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं थी। उसने मुझे शामो चैन वांग की मैजिकल मेटल लेने को कहा, फिर प्यार से बिंगपो कैलिन को सहलाया। मन ही मन सोचा कि शामो चैन वांग की क्षमता सच में बहुत ताकतवर थी। 80% नुकसान वापस पलटने वाली क्षमता ने बिंगपो कैलिन को लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब बिंगपो कैलिन बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, दोबारा लड़ने लायक नहीं बचा था। उसे पीछे भेजने के बारे में सोचना होगा। मैंने उसकी परेशानी भांप ली और झट से शियोइन को बुलाकर उससे सूरज चांद के सार की क्षमता छोड़ने को कहा। देखते ही देखते शियोइन ने हरे रंग के कण बिखेरे जो बिंगपो कैलिन के रोम छिद्रों में समा गए और बस पलक झपकते ही जो शल्क झड़ गए थे वो फिर से उगाए। जख्म पूरी तरह भर गए। बचपन से बहुत कुछ देखा हुआ शांगवान कियान भी अब हैरान रह गया। उसने कभी सोचा न था कि मेरे हाथ की ये चांदी जैसी बेल फानशेन प्रजाति की तियानहुन बेल होगी। मैंने सिर हिलाकर उसे शियोइन के बारे में बताया। उसमें पूरी टीम की अधिकतम जीवन शक्ति का 60% तक वापस लौटाने की क्षमता थी। साथ ही फ्रेया की पवित्र रोशनी की रक्षा एक हमले को झेल सकती थी और हेइफेंग की शैतानी शक्ति 20% अटैक और डिफेंस बढ़ा सकती थी। मैं अकेला ही अपने दायरे में आने वाले सभी सैनिकों की सहायता कर सकता था। ये सुन शांगवान कियान की नजरों में तारीफ झलकी। उसने कहा, तू सच में एक अद्भुत प्रतिभा है। तुझे 2 सितारा पालतू मालिक बनाना तो बर्बादी है। मैं एग्जाम एवेलुएटर की तरफ से ऐलान करता हूँ, तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम स्कोर बढ़ाकर SSS कर दिया जाता है। बात खत्म होते ही सिस्टम की आवाज आई, स्पेशल मिशन कंप्लीट हुआ। इस बार के मिड टर्म एग्जाम में SSS स्कोर हासिल करने पर रिवॉर्ड दिया जा रहा है। रैंडम SSS लेवल का जानवरों की क्षमता वाला क्रिस्टल 20,000 पॉइंट्स के साथ रिवॉर्ड भेज दिया गया है। कृपया रिसीव करें। सिस्टम के गोदाम में एक लाल क्रिस्टल आ गया था जिसमें SSS लेवल की जानवरों की क्षमता नर्क की लौ समाई हुई थी, जो साफ तौर पर हेइफेंग के इस्तेमाल के लिए एकदम सही थी। इसी बीच शहर के उत्तरी द्वार पर अचानक जोरदार हमले से सेंध लग गई। ये देख मेरी भौहें तन गईं। अब आराम करने का वक्त बिल्कुल नहीं था। मैं तुरंत शांगवान कियान के साथ उत्तरी द्वार पर मदद के लिए रवाना हो गया। उधर हुआंगयान शहर के बाहर शहर के मालिक झो शियोंग का चेहरा गंभीर था। सैनिक उसे हार की खबरें सुना रहे थे। एक के बाद एक बुरी खबरों ने झो शियोंग को घबराने नहीं दिया। पिछले आधे घंटे में उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक एक करके उसके बहादुर साथी, जिनके साथ उसने जन्म मरण का साथ निभाया था, राक्षसों के खुरों के नीचे दब गए। और अब एक विशाल कंकाल का जो आकार 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था, लगातार शहर के द्वार की ओर बढ़ रहा था। वो था जानवरों के सम्राट, दूसरे लेवल का संलयन राक्षस गुकाई जायंट। इतने बड़े दुश्मन के सामने झो शियोंग के दिल में जरा भी डर नहीं था, क्योंकि अगर डर के मारे वो सिर्फ 1 किलोमीटर पीछे हट जाता तो जंग में और भी ज्यादा आम लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती। 30 साल से शहर की रक्षा करते हुए वो ये नहीं होने दे सकता था। भले ही जान देकर ही सही, उसे देश का दरवाजा बचाना ही था। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट आते हैं और 1000 लोग हाइप करते हैं तो इसका अगला पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।